नई दिल्ली का पॉश इलाका, ग्रेटर कैलाश। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एडवोकेट गायत्री देवी, सीनियर क्रिमिनल लॉयर। 68 वर्षीय गायत्री देवी अपने स्टडी रूम में बैठी थी। कमरे में किताबों की महक और पुरानी फाइलों की गंभीरता थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वो चमक थी जिसने पिछले 40 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो सिर्फ एक वकील नहीं थी, वो एक ब्रांड थी, सच्चाई का, निडरता का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन औरतों को इंसाफ दिलाने में गुजार दी थी जो दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार थी। लेकिन आज उनके घर में उत्सव का माहौल था। उनके इकलौते बेटे रोहन की शादी को 3 महीने हो चुके थे। माँ जी, आपकी चाय। एक मधुर, संस्कारी आवाज ने गायत्री का ध्यान खींचा। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी। 24 साल की मीरा, चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे सुबह की ओस। बड़ी बड़ी आँखें जिनमें हमेशा एक नमी और सम्मान दिखाई देता था। रोहन ने जब मीरा को पसंद किया था तो गायत्री को लगा था कि शायद भगवान ने उनकी सूनी जिंदगी में बेटी की कमी पूरी कर दी है। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, अनाथ थी, और गायत्री ने बिना एक पैसा लिए बल्कि खुद खर्चा करके ये शादी करवाई थी। आओ मीरा, रख दो यहाँ, गायत्री ने चश्मा उतारते हुए मुस्कान के साथ कहा। मीरा ने चाय की प्याली मेज पर रखी और फिर धीरे से गायत्री के पैर छूने के लिए झुकी। अरे रहने दो बेटा, तुम जानती हो ना, मुझे ये औपचारिकताएं पसंद नहीं। गायत्री ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे पकड़ पाना गायत्री जैसे अनुभवी वकील के लिए भी उस वक्त नामुमकिन था। मीरा ने कहा, माँ जी, आप दिन रात काम करती है, समाज की सेवा करती है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप थक न जाएं। गायत्री हंसी। थकना तो मैंने सीखा ही नहीं मीरा। जब तक सांस है तब तक सच के लिए लड़ूंगी। मीरा ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। एक पल के लिए पीछे मुड़कर गायत्री की पीठ को देखा। उस मासूम चेहरे पर एक सेकंड के लिए जो भाव आया वो नफरत का था, विशुद्ध, ठंडी नफरत। मीरा मन ही मन बुदबुदाई। सच के लिए लड़ना अच्छी बात है सासू माँ, लेकिन जब सच खुद आपके खिलाफ खड़ा होगा तब आप कैसे लड़ेंगी? तनाव की शुरुआत बहुत मामूली घटनाओं से हुई। इतनी मामूली कि शुरुआत में किसी का ध्यान भी नहीं गया। एक शाम रोहन ऑफिस से लौटा। वो थका हुआ था। मीरा सोफे पर बैठी सिसक रही थी। क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? रोहन ने घबराकर पूछा। मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं रोहन, बस घर की याद आ गई। लेकिन उसकी कलाई पर एक लाल निशान था। रोहन की नजर उस पर पड़ी। ये निशान कैसा है मीरा? उसने कलाई पकड़ते हुए पूछा। मीरा ने हाथ खींच लिया। कुछ नहीं, वो बस प्रेस करते वक्त जल गया था। मेरी ही गलती है, उसने नजरें चुराते हुए कहा, जैसे कुछ छिपा रही हो। उसी वक्त गायत्री कमरे में दाखिल हुई। रोहन, आ गए तुम? खाना लगवाऊं? रोहन ने अपनी माँ को देखा, फिर मीरा को। मीरा ने डरते हुए गायत्री की तरफ देखा और जल्दी से किचन में भाग गई। रोहन के मन में एक छोटा सा बीज बो दिया गया था। उसे लगा, मीरा अपनी माँ गायत्री के सामने इतनी सहमी हुई क्यों थी? अगले कुछ हफ्तों में ये पैटर्न बन गया। कभी मीरा की डायरी गलती से मेज पर खुली मिल जाती, जिसमें लिखा होता, शायद मैं ही इस घर के लायक नहीं हूँ। माँ जी की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और मैं एक साधारण लड़की। वो कहती है कि मेरे आने से उनका रुतबा कम हो गया। कभी गायत्री किसी केस की फाइल पर गुस्सा होती और जोर से चिल्लाती, तो मीरा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती और रोने की आवाजें बाहर तक आती। गायत्री को भी बदलाव महसूस हो रहा था। एक दिन नाश्ते की मेज पर गायत्री ने पूछा, मीरा,
कल मैंने तुम्हें अपनी अलमारी साफ करने को कहा था, लेकिन मेरी पुरानी साड़ियाँ वहाँ नहीं हैं। तुमने कहीं रखी हैं? मीरा का हाथ कांप गया। चाय की प्याली प्लेट में बज उठी। माँ जी, वो आपने ही तो कहा था कि उन साड़ियों को पुराने कपड़ों वाले को दे दूं, क्योंकि वो अब आपके स्टेटस की नहीं थी। गायत्री चौंक गई। मैंने ऐसा कब कहा? वो साड़ियाँ मेरे लिए भावुक अहमियत रखती थी। रोहन बीच में बोल पड़ा। माँ, हो सकता है आप भूल गई हों। आप काम में इतना बिजी रहती है। मीरा झूठ क्यों बोलेगी? गायत्री ने बेटे को देखा। रोहन की आंखों में अब अपनी पत्नी के लिए सुरक्षा का भाव और माँ के लिए सवाल थे। गायत्री चुप रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके ही घर में उसकी ही जुबान के खिलाफ एक गवाह तैयार हो रहा है। कहानी में असली मोड़ तब आया जब मीरा ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। दोपहर का वक्त था। गायत्री अपने कमरे में किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रही थी। वो एक दहेज के केस पर चर्चा कर रही थी। गायत्री फोन पर कह रही थी, देखो, अगर हमें उन्हें सबक सिखाना है तो तुम्हें सबूत चाहिए होंगे। पैसों की मांग को रिकॉर्ड करो, दिखाओ कि वो तुम्हें कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज को पता चलना चाहिए कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। मीरा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया। उसने संदर्भ को पूरी तरह काट दिया और सिर्फ गायत्री की वो लाइनें रिकॉर्ड की। हमें उन्हें सबक सिखाना है। पैसों की मांग, दिखाओ कि वो तुम्हें कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं। शाम को मीरा ने एक और नाटक रचा। उसने अपनी पुरानी ज्वेलरी निकाली और उसे एक बैग में भरकर रोहन की अलमारी के पीछे छिपा दिया। फिर उसने रोहन के सामने रोना शुरू किया। रोहन, मुझे माफ कर दो। माँ जी ने कहा था कि अगर मैं अपने मायके से और सोना नहीं लाई तो वो मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी। मैंने अपनी बची कुची चेन भी उन्हें दे दी, लेकिन वो खुश नहीं हैं। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो खुद दहेज के खिलाफ लड़ती है। यही तो उनका मुखौटा है रोहन, मीरा ने सिसकते हुए कहा। और फिर वो रिकॉर्डिंग सुना दी। ऑडियो में गायत्री की आवाज साफ थी। पैसों की मांग, सबक सिखाना है। रोहन सन्न रह गया। जिसे वो अपनी आदर्श माँ मानता था, क्या वो असल में इतनी लालची थी? मैं माँ से बात करूंगा, रोहन ने कहा। नहीं, मीरा ने उसके पैर पकड़ लिए। अगर तुमने कुछ कहा तो वो मुझे जान से मार देंगी। तुम जानते हो वो कितनी बड़ी वकील है। पुलिस, जज, सब उनकी जेब में है। वो साबित कर देंगी कि मैं पागल हूँ। प्लीज रोहन, चुप रहो। मीरा ने रोहन को बेबस बना दिया था। और गायत्री, वो अब भी अनजान थी कि उसके खिलाफ कितना बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। 14 अक्टूबर की रात आंधी तूफान वाली रात थी। गायत्री अपने कमरे में सो रही थी। अचानक नीचे हॉल में जोर से कांच टूटने की आवाज आई। साथ में मीरा की चीख, बचाओ रोहन, माँ जी, मत मारिए। गायत्री हड़बड़ाकर उठी। वो दौड़ते हुए नीचे आई। नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिविंग रूम का सेंटर टेबल टूटा पड़ा था। मीरा जमीन पर गिरी हुई थी। उसका माथा फट गया था और खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। रोहन अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, जिसे मीरा ने चालाकी से दूध लाने बाहर भेजा था। मीरा, रोहन दौड़कर उसके पास गया। मीरा ने कांपते हुए उंगली गायत्री की तरफ उठाई। रोहन, माँ जी ने, उन्होंने मुझे धक्का दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं मंगाए तो वो मुझे खत्म कर देंगी। ये झूठ है, गायत्री चिल्लाई। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन सबूत मीरा के पक्ष में थे। मीरा का खून, उसका डर और पिछले कुछ महीनों से बनाया गया माहौल। तभी पुलिस की सायरन गूंजी। मीरा ने पहले ही 100 नंबर डायल कर दिया था। इंस्पेक्टर राठी, जो गायत्री देवी को अच्छे से जानता था और उनकी इज्जत करता था, टीम के साथ अंदर आया।
मैडम, हमें कॉल मिली है, इंस्पेक्टर राठी ने हिचकिचाते हुए कहा। साहब, गिरफ्तार कीजिए इन्हें, मीरा चिल्लाई, जो अब तक दर्द से कराह रही थी। ये औरत वकील नहीं, जल्लाद है। इसने मुझसे 50 लाख का दहेज मांगा और जब मैंने मना किया तो मुझे जान से मारने की कोशिश की। गायत्री ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। राठी, तुम मुझे जानते हो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? राठी ने नजरें झुका ली। मैडम, कानून सबूत मांगता है। विक्टिम मीरा की हालत, उसका बयान, हमें आपको ले जाना होगा। सेक्शन 498 और 307 हत्या का प्रयास के तहत। उस रात शहर की सबसे नामी वकील को पुलिस जीप में बैठाया गया। मीडिया, जिसे मीरा ने पहले ही टिप दे दी थी, बाहर खड़ा था। कैमरों की फ्लैश लाइटें गायत्री के चेहरे पर पड़ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दहेज विरोधी वकील गायत्री देवी खुद ही निकली दहेज लोभी। बहू को जान से मारने की कोशिश में गिरफ्तार। जीप के पीछे वाली सीट पर बैठी गायत्री की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घरेलू झगड़ा नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है, एक मास्टरमाइंड गेम। दिन जेल में बिताने पड़े। उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस सस्पेंड करने की धमकी दे दी थी। जब वो जमानत पर बाहर आई तो उनका घर वैसा नहीं था। रोहन ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वो मीरा को लेकर एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। गायत्री अपने बड़े से घर में अकेली रह गई थी। सन्नाटा उसे काट रहा था। उसने मीरा के बारे में सोचना शुरू किया। क्यों? सिर्फ पैसा? नहीं, मीरा की आंखों में जो नफरत थी, वो पैसे के लिए नहीं हो सकती। वो नफरत पुरानी थी। गायत्री ने अपनी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव, नजीर, को हायर किया। नजीर, मुझे मीरा का सच चाहिए। वो अनाथ है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो कहाँ से आई? उसका असली नाम क्या है? उसके माता पिता कौन थे? मुझे सब कुछ चाहिए। इधर कोर्ट केस शुरू होने वाला था। मीरा ने शहर के सबसे महंगे वकील एडवोकेट खन्ना को किया था, जो गायत्री का पुराना दुश्मन था। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया, एनजीओ और कानून के छात्र सब इस हाई प्रोफाइल केस को देखने आए थे। प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील और एडवोकेट खन्ना ने आक्रामक शुरुआत की। माय लॉर्ड, ये केस एक विडंबना है। एक महिला जो समाज में देवी बनकर घूमती है, घर के अंदर राक्षस है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। खन्ना ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। गायत्री की आवाज गूंज रही थी। सबक सिखाना है, पैसों की मांग। इसके बाद खन्ना ने मीरा की डायरी पेश की, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट, जिसमें मीरा के सिर की चोट और पुराने जलने के निशान जो उसने खुद बनाए थे दर्ज थे। अंत में मीरा को गवाही के लिए बुलाया गया। मीरा कटघरे में आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी, सिर पर पट्टी बंधी थी। वो कांप रही थी। जज साहब, मीरा ने रोते हुए कहा, मैं अनाथ थी। मुझे लगा था मुझे माँ मिल गई, लेकिन शादी के दूसरे दिन से ही ताने शुरू हो गए। वो कहती थी मुफ्ती बहू आई है। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मारा। अगर उस रात पुलिस नहीं आती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। पूरा कोर्ट रूम भावुक हो गया। जज भी मीरा के आंसुओं से प्रभावित दिख रहे थे। गायत्री अपने डिफेंस बॉक्स में चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी वकालत का गाउन नहीं पहना था। वो आज एक आरोपी थी, लेकिन उसकी आंखें मीरा के चेहरे को स्कैन कर रही थी। वो मीरा के हर शब्द, हर हाव भाव को पढ़ रही थी। गायत्री ने अपने वकील को इशारा किया कि वो कोई सवाल नहीं पूछना चाहती। सब हैरान थे। गायत्री देवी, जो गवाहों के पसीने छुड़ा देती थी, आज चुप क्यों है? क्या उन्होंने हार मान ली थी? अगली तारीख से एक रात पहले डिटेक्टिव नजीर गायत्री के घर आया।
उसके हाथ में एक पीली पड़ चुकी फाइल थी। मैडम, आपको ये देखना चाहिए। नजीर ने फाइल मेज पर रखी। मीरा अनाथ नहीं है। गायत्री ने फाइल खोली। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। एक आदमी, एक औरत और एक 14 साल की बच्ची। आदमी का चेहरा देखते ही गायत्री के दिमाग में बिजली कौंध गई। जगमोहन सेठी। 12 साल पहले जगमोहन सेठी एक बिल्डर था। उसने एक रिहायशी इमारत बनाई थी जो गिर गई थी, जिसमें 20 गरीब मजदूर दबकर मर गए थे। गायत्री ही वो वकील थी जिसने सेठी के खिलाफ केस लड़ा था। सेठी ने गायत्री को खरीदने की कोशिश की, धमकाया, लेकिन गायत्री नहीं झुकी। आखिरकार सेठी को उम्र कैद की सजा हुई। जेल जाने के 3 महीने बाद शर्मिंदगी और डिप्रेशन के कारण सेठी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। उसकी पत्नी और बेटी सड़क पर आ गए थे। ये बच्ची, गायत्री ने तस्वीर पर उंगली रखी। जी मैडम, नजीर ने कहा, ये मीरा सेठी है, जगमोहन सेठी की बेटी। पिता की मौत के बाद माँ भी चल बसी। इसने अपना नाम बदला, शहर बदला और कसम खाई कि वो आपसे बदला लेगी। उसने रोहन को टारगेट किया सिर्फ आपके घर में घुसने के लिए। गायत्री सन्न रह गई। ये दहेज का केस नहीं था। ये एक बेटी का प्रतिशोध था। एक ऐसा प्रतिशोध जो 12 सालों से पल रहा था। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था नजीर। मैंने गुनाहगार को सजा दिलाई थी। लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर था जो अनाथ हो गई? गायत्री के अंदर का वकील और एक माँ आपस में लड़ रहे थे। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था। गायत्री ने जज से अनुमति मांगी कि वो खुद अपना बचाव, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहती है। अनुमति मिल गई। गायत्री कटघरे के सामने खड़ी हुई। सामने मीरा थी। गायत्री की आवाज में आज वो कड़कपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मीरा, गायत्री ने कहा, क्या तुम जानती हो कि जगमोहन सेठी कौन था? मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दिया। मैं नहीं जानती, मीरा हकलाई। गायत्री ने कोर्ट में वो पुरानी तस्वीर लहराई। माय लॉर्ड, ये लड़की मीरा शर्मा नहीं, मीरा सेठी है, जगमोहन सेठी की बेटी, जिसे मैंने 12 साल पहले जेल भिजवाया था। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गायत्री मीरा के करीब गई। मीरा, तुमने ये सब दहेज के लिए नहीं किया। तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है। तुमने मेरे बेटे के प्यार का इस्तेमाल किया। तुमने खुद को चोट पहुंचाई। तुमने एक माँ को समाज की नजरों में गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना काम कर रही थी। मीरा अब रो नहीं रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया था। अब वो भोली बहू नहीं लग रही थी। हाँ, मीरा अचानक चिल्लाई। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। हाँ, मैं जगमोहन की बेटी हूँ। तुमने उसे मारा। तुमने मेरे परिवार को सड़क पर ला दिया। कानून? भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। तुम्हारा कानून अंधा हो सकता है, लेकिन मेरा दर्द नहीं। मैं तुम्हें तड़पाना चाहती थी, गायत्री देवी। मैं चाहती थी कि तुम भी उसी तरह जलील हो जैसे मेरे पिता हुए थे। मैं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत करे। और देखो, मैंने वो कर दिखाया। मीरा हंसने लगी, एक उन्मादी हंसी। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे सजा हो। मैंने तुम्हारी सच्चाई की देवी वाली मूर्ति तोड़ दी है। कोर्ट रूम स्तब्ध था। मीरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन वो टूटी नहीं थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। जज ने हथौड़ा चलाया। आरोपी मीरा को झूठे सबूत गढ़ने, खुद को चोट पहुंचाने और अदालत को गुमराह करने के लिए 5 साल की सजा सुनाई जाती है। एडवोकेट गायत्री देवी को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। कोर्ट के बाहर फिर से मीडिया का जमावड़ा था। अब वो गायत्री देवी की जय जयकार कर रहे थे। सत्यमेव जयते के नारे लग रहे थे। लेकिन गायत्री भीड़ से दूर खड़ी थी। रोहन कोने में खड़ा रो रहा था।
वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसका घर टूट चुका था। उसकी पत्नी जेल जा रही थी। उसका प्यार एक झूठ था। गायत्री रोहन के पास गई। रोहन उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने उस डायन पर भरोसा किया और आपको। गायत्री ने उसे उठाया और गले लगाया, लेकिन गायत्री के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसने एक अपराधी को सजा दिलाई थी, मीरा को, ठीक वैसे ही जैसे उसने जगमोहन को दिलाई थी। लेकिन आज उस न्याय की कीमत उसे अपने बेटे की खुशियों की बलि देकर चुकानी पड़ी थी। घर वापस आकर गायत्री ने अपना काला कोट उतारकर टांग दिया। उस कोट पर आज कोई दाग नहीं था। कानून जीत गया था। लेकिन उस रात एक माँ अंधेरे कमरे में बैठकर उस खाली घर में अपनी गूंजती हुई तन्हाई को सुन रही थी। उसने मेज पर रखी मीरा और रोहन की शादी की तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे मीरा ने लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, सासू माँ। गायत्री ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि कानून की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी की अदालत में फैसला कभी भी एक पक्ष में नहीं होता।